हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की ये क्लास नंबर 8th है शायद। हाँ, इसमें विल डू सम समरी एंड डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइजेज पार्ट 1 और थोड़ी सी डीपर एनालिसिस, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं तो ये एनालिसिस पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। और टेक्स्ट बुक के कंटेंट को हम लोग पूरा कर चुके हैं। थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स, थोड़ी डीप एनालिसिस और समरी ऑफ द चैप्टर। सो लेट अस बिगिन। समरी एंड DIY पार्ट 1। तो पहले देख लेते हैं एस कॉन्ग्रुएंस का प्रूफ कैसे किया जाएगा। टेक्स्ट बुक में था कि ये कॉन्ग्रुएंस स्टेट की गई थी एज अ थ्योरम, और लिखा था कि विद सम कंस्ट्रक्शन इट कैन बी प्रूव्ड। सो हियर वी विल सी द प्रूफ ऑफ दिस साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनमें करस्पॉन्डिंगली ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। गिवन 2 ट्राइंगल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को इस तरह ओरिएंट कर सकते हैं। द ट्राइंगल्स कैन बी प्लेस्ड और ओरिएंटेड एडजेसेंट टू ईच अदर along एनी पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। इनको हमने इस तरह रख दिया, एक के नीचे एक साइड बाय साइड रख दिया along एनी एज। सो वी हैव टेकन द लॉन्गेस्ट एज जिसके along हमने इनको ओरिएंट किया है। प्लेसिंग ट्राइंगल्स ACB एंड ADB एडजेसेंट along their largest sides of इक्वल लेंथ। अब चूंकि करस्पॉन्डिंगली सारी साइड्स बराबर ही हैं एक एक करके, तो जो एक लार्जेस्ट साइड पकड़ ली AB लेट अस से, और ट्राइंगल का नाम दिया ACB एंड ADB, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। इनकी पेयर वाइज साइड्स इक्वल हैं, तो जो एक इक्वल साइड जो लॉन्गेस्ट है AB के अलॉन्ग, इनको साइड बाय साइड प्लेस किया है। 2 ट्राइंगल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट ऑन साइड AB एंड ऑपोजिट वर्टिसेस C एंड D आर ज्वाइंट विद ब्लू लाइन। जो सम्मुख शीर्ष है C और D, इनको हमने एक नीली रेखा से ज्यामिति रचना करके, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन किया है, और अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले आप देखें ट्राइंगल ACD, जो इस ब्लू लाइन के लेफ्ट में एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है ACD देखें। दिया है कि साइड AC एंड AD बराबर है, क्योंकि इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, तो AC और AD बराबर होगा ही होगा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। जैसे ही ACAD बराबर हुआ, तो अब थ्योरम 7.2 पेज नंबर 95 से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर x आर इक्वल एंगल, AC एंड AD बराबर है। विद सिमिलर आर्गुमेंट वी कैन से y आर इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल BCD भी तो आइसोसेलेस हो गया। तो थ्योरम 7.2 के एप्लीकेशन से वी कैन से दैट x आर इक्वल, y आर इक्वल। नाउ सी द ओरिजिनल ट्राइंगल्स ACB एंड ADB, जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो फ्लिप योर अटेंशन बैक टू दीज 2 ट्राइंगल्स ACB एंड ADC। ध्यान दें, इनका जो एंगल C है ऊपर वाले का, एंगल C की वैल्यू x प्लस वाई तो हो जाएगी, और नीचे वाले D की हो जाएगी x प्लस वाई। x बराबर y बराबर, ये भी आर्ग्यू कर लिया। तो ACB और ADB एंगल्स बराबर हो गए, दोनों की वैल्यू हो गई x प्लस वाई। नाउ यू कैन स्ट्रेट अवे सी SAS रूल अप्लाई हो रहा है, और SAS तो एक्जियम है, उसके पीछे नहीं पड़ेंगे वो कैसे होता है। सीधे साइड AC AD के बराबर है, BC BD के बराबर है, और इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू x प्लस वाई, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस टेबल। ये बेसिकली एन एड टू मेमोरी है। इट इज कंपाइलेशन ऑफ मिनिमम इन्फॉर्मेशन विच इज सफिशिएंट कंडीशन टू क्लेम कॉन्ग्रुएंस। ये थोड़ा याद करने के लिए आपको आसान रहेगा अगर आप इस तरह से एक बार देख लें और चीज़ों को एक बर्ड्स आई व्यू या होलिस्टिक व्यू देख लिया जाए। देखिए, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, जिनको हम एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। फॉर कॉन्ग्रुएंस मिनिमम 3 एलिमेंट शुड इक्वेट करस्पॉन्डिंगली इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 साइड पेयर। वी हैव सीन दैट एंगल इक्वालिटी अलोन इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो इस सूचना को हम लोग एक टेबल में कैसे कंपाइल करेंगे ताकि हमें याद भी रहे और चीज़ों को बेटर समझ पाएँ। ये है टेबल, कॉन्ग्रुएंस टेबल। देखिए, साइड्स पहले रो में दिया है, सेकेंड रो में एंगल्स, तीसरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज साइड प्लस एंगल्स, चौथे में वेदर इट इज सफिशिएंट कंडीशन और नॉट। सफिशिएंसी चेक की जा रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पेयर वाइज इक्वालिटी कॉलम वाइज दिए हैं। पहले कॉलम में देखें, 3 साइड्स और 0 एंगल जब बराबर होते हैं तब क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है, हर दशा में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 रहेगा। आप इन चारों इस रो में देखें, थर्ड रो में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 रहेगा, क्योंकि टोटल मतलब हुआ टोटल ऑफ साइड्स प्लस एंगल्स। तो अगर 3 साइड बराबर हैं
और जीरो एंगल बराबर तब क्या कॉन्ग्रुएंस होती है? यस, बिकॉज वी हैव सीन एस 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 इज अ वैलिड रूल, इट इज अ थ्योरम, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए सफिशिएंट कंडीशन है। यस। अगला देखिए कॉलम, जब जीरो साइड्स और थ्री एंगल्स हैं, नो। जब एक भी साइड बराबर नहीं हुई और तीनों एंगल बराबर हुए तो केवल एट बेस्ट सिमिलैरिटी ऑफ शेप आता है, साइज इक्वल नहीं होता, और जब तक साइज और शेप दोनों इक्वल ना बैठ जाए तब तक हम कॉन्ग्रुएंस नहीं कह सकते। सो दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट, वन साइड एंड टू एंगल्स, यस वी हैव सीन AAS। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, और उसके बाद कहीं एक साइड और बराबर हो गई तो साइज भी मैच कर जाता है। तो साइज और शेप जब बराबर हो गए तो AAS रूल हमने देखा था। यस, दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन। लास्ट, टू साइड्स एंड वन एंगल। देखिए टू साइड्स और वन एंगल में कॉन्ग्रुएंस तभी स्थापित होगी बियॉन्ड डाउट जब SAS वाला सिनेरियो बन रहा हो, अर्थात वो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल हो, या RHS बन रहा हो जो राइट एंगल ट्रायंगल था। तो ये है समरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस टेबल, इसको आप ड्रॉ कर लें, नोट कर लें। ये एड टू मेमोरी भी है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे ही क्राइटेरियाज को इस टेबल में समअप कर लिया गया है, और आप देख पाएंगे कि कब कब कॉन्ग्रुएंस के लिए सफिशिएंसी आती है और कब कब नहीं आती है। नाउ वी कैन रिवाइज, 2-3-4 पॉइंट्स हैं। रिकॉल दैट RHS इज एक्चुअली SAS और SSS इन डिस्गाइज, ये हमने डिस्कस किया था। RHS कोई नया रूल नहीं है, ये वास्तव में SAS ही दिखाता है। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ था इसमें। वी हैव आल्सो सीन दैट SSA इज नो रूल। काउंटर एग्जाम्पल था पेज नंबर 88 पे, एग्जाम्पल 7.10, जिसमें दो साइड्स बराबर हैं और एक एंगल बराबर हो तो आप कॉन्ग्रुएंस क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इस एंगल को साइड्स के बीच में आना पड़ेगा या कुछ और होना पड़ेगा, बट ये दिस अलोन इज नॉट अ रूल। काउंटर एग्जाम्पल था पेज नंबर 88 पे, एग्जाम्पल फिगर 7.10। अगेन, एंगल इक्वालिटी अलोन इज नॉट एनफ, at least one element has to be a side. Okay, we have summarized. Now देखिए हमेशा है ना गणितीय प्रश्नों में मिनिमम इंफॉर्मेशन खोजना ही एक क्वेस्ट रहता है। फाइंडिंग मिनिमम इंफॉर्मेशन विच इज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्ट्स इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेनी क्वेश्चंस, मेनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वो ज्योमेट्री की हो, अलजेब्रा की हो, अभी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो हमेशा मिनिमम इंफॉर्मेशन खोजने की एक क्वेस्ट रहती है। एक मैथमेटिशियन को हमेशा मिनिमम चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। सो द क्वेस्ट इज अबाउट फाइंडिंग मिनिमम इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट इज मिनिमम इंफॉर्मेशन? सेट ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्ट्स। और डिडक्टिव रीजनिंग की पावर से केवल मिनिमम इंफॉर्मेशन से आप बहुत कुछ डराइव कर सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग के बेनिफिट ये है कि आप यू कैन एंजॉय लग्जरी ऑफ मिनिमलिज्म, अ मैथमेटिशियन कैन एंजॉय द लग्जरी ऑफ मिनिमलिज्म थैंक्स टू द पावर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्ट्स याद करने या टैबुलेट करने नहीं पड़ते। बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन लेके उसको डिडक्टिव रीजनिंग की एनालिसिस से प्रोसेस करके आप सारे ही कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो ये कई सवालों में रहेगा, इस बेसिक कोर कंसेप्ट को ध्यान रखें। ज्योमेट्री के बियॉन्ड भी इसके एप्लीकेशन होंगे, वो हम आगे देखेंगे। नाउ लेट अस टेक एक नया कॉन्सेप्ट है सिमेट्री का, सममिति, सर्वांग समता और सममिति। वैसे तो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन शायद पहले हुआ करता था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, बेसिक्स हैं बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं हैं। कॉन्ग्रुएंस और सिमेट्री, आपने एग्जाम्पल 2 में देखा था कि किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लोकेटेड कोई भी पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के एक्सट्रीमिटी से कोई डिस्टेंट होता है, फिर हमको वहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्राप्त होता है, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस ट्रायंगल को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। और ये कुछ इस तरह होता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग आप इस फिगर को फोल्ड कर सकते हैं। ऑब्जर्व दैट इफ यू फोल्ड द फिगर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विल कंप्लीटली ओवरलैप। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमको नजर आए जो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, और इसको आप फ्लिप कर सकते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी आप करके देखें और खुद को सेटिस्फाई करें। तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइन एक मिरर है जिसके अलॉन्ग दो मिरर इमेजेस बन रही हैं। तो इस डॉटेड लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, सममिति अक्ष कहा जाता है, अबाउट विच द फिगर इज सिमेट्रिकल, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर और मिरर इमेज। द डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष अबाउट विच द फिगर इज सिमेट्रिकल, इट कैन बी फोल्डेड फॉर कंप्लीट ओवरलैप।
ये कई डायग्राम्स में नजर आता है, इसको सममिति या सिमेट्री कहा जाता है। फोल्डिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री गिव्स अ कंप्लीट ओवरलैप। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस। ये हमने देखा था थ्योरी पार्ट में। नाउ सी रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल को उसकी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट फोल्ड किया जाए लेंथ या ब्रेड्थ, तो वहाँ भी आपको एक तरह की सिमेट्री नज़र आएगी। तो ट्राइंगल ही नहीं, कोई भी शेप हो, जैसे रेक्टेंगल है, ऑफकोर्स हर शेप में नहीं होता बट रेक्टेंगल में नज़र आएगा आपको। अगर ये लेंथ या ब्रेथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह कंप्लीट ओवरलैप मिल जाएगा। तो इस प्रकार रेक्टेंगल में आपको दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्राप्त हो रहे हैं। एक्सिस का बहुवचन होता है एक्सीज, AXES। Likewise, a rectangle is symmetrical about perpendicular bisector of either pair of side, length और breadth। ये रेक्टेंगल में भी सिमेट्री होती है, ठीक है, कभी कभी नहीं भी होती है। देखिए ये भी रेक्टेंगल है, ये इसका डायगोनल है, इस डायगोनल की वजह से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमको प्राप्त होते हैं। वी विल सी इट इन नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन हाँ एक विजुअली आपको एक गट फीलिंग होनी चाहिए कि दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिकल ही होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करें कि भले ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है, लेकिन इस डायगोनल लाइन के अबाउट इसको अब यदि फोल्ड करेंगे तो कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा, ये एक दूसरे के थोड़े से बाहर निकल जाएंगे। कैन यू विजुअलाइज दिस? थोड़ा इसको पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी करके देखें। नोट दैट डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बट अबाउट द डायगोनल इट कैन नॉट बी फोल्डेड टू ए कंप्लीट ओवरलैप। डू इट योरसेल्फ, सम पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ग्रुएंस की वजह से सिमेट्री नज़र आ ही जाए। कॉन्ग्रुएंस होना सिमेट्री की गारंटी नहीं है, लेकिन सिमेट्री की वजह से कॉन्ग्रुएंस नज़र आती है। तो हम इसे अपनी लॉजिक की भाषा में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? वही जो हमने अपेंडिक्स 1 वाले चैप्टर में देखा था, P implies Q एंड Q implies P वाली भाषा में। Thus we note that not every congruence implies symmetry। काउंटर एग्जाम्पल हो रेक्टेंगल का डायगोनल। Symmetry implies congruence but the converse may not be true because ओरिएंटेशन भी इसमें मैटर कर जाता है। ओरिएंटेशन इन एडिशन टू कॉन्ग्रुएंस इज रिक्वायर्ड फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आपको कॉन्ग्रुएंस के साथ साथ ओरिएंटेशन भी चाहिए ताकि आप एक्सेस ढूंढ पाएँ। फोल्डिंग चाहिए होती है सिमेट्री के लिए, इसीलिए इसको फोल्ड सिमेट्री कहा जाता है। 2 फोल्ड सिमेट्री, 1 फोल्ड सिमेट्री। आप अभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब सॉलिड स्टेट्स या क्रिस्टल वगैरह पढ़ते हैं तब ये चीज़ें आती हैं। है तो चीज़ें मैथमेटिकल, लेकिन इनका एप्लीकेशन हर जगह है। बिकॉज ओरिएंटेशन इन एडिशन टू कॉन्ग्रुएंस इज रिक्वायर्ड फॉर सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री में फोल्डिंग इन्वॉल्व होती है। कॉन्ग्रुएंस इज नॉट ए गारंटी फॉर सिमेट्री। नॉट एवरी कॉन्ग्रुएंस इम्प्लाइज सिमेट्री। सिमेट्री इम्प्लाइज कॉन्ग्रुएंस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। एक चीज़ और देखें, सर्किल। सर्किल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल शेप ऑफ ज्योमेट्री। सर्किल से ज़्यादा सिमेट्री किसी शेप में नहीं होती है। नोटिस दैट एनी डायमीटर ऑफ सर्किल इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप किसी भी सर्किल में कोई भी डायमीटर ड्रॉ करें, आप उसके अबाउट यदि फोल्ड करेंगे तो कंप्लीट ओवरलैप प्राप्त होगा। ये विजुअलाइज भी कर सकते हैं आप, और पेपर क्राफ्ट करके अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। नोटिस दैट एनी डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर्किल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल शेप। जैसे ट्राइंगल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक नज़र आई थी, रेक्टेंगल में 2 थी, सर्किल में कितनी होंगी? इन्फिनिटली मैनी, क्योंकि कोई भी डायमीटर लेंगे वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एक थोड़ा सा इंट्यूटिव आर्गूमेंट ऑन सिमेट्री। इंट्यूशन याद है, अपेंडिक्स 1 में पढ़ाया गया था। इंट्यूशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। अब ये समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड दैट ड्यू टू लेफ्ट राइट सिमेट्री इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देयर इज नो रीजन फॉर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल टू बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। ये बड़ी गहरी बात है, लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में लेफ्ट राइट सिमेट्री है तो लेफ्ट राइट एंगल भी बराबर हैं, साइड्स बराबर हैं, तो जितनी बड़ी लेंथ लेफ्ट एंगल की होगी, एंगल बाइसेक्टर की, उतनी ही लंबी लेंथ राइट वाले एंगल बाइसेक्टर की भी होगी। देयर इज नो रीजन फॉर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स टू बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। कोई वजह नहीं है कि इन दो बाइसेक्टर्स की लेंथ में कोई फर्क आए। मैं शीर्ष वाले कोण की बात नहीं कह रहा, जो आधार वाले 2 कोण हैं जो बराबर हैं, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेसल एंगल्स बराबर होते हैं, उनके बाइसेक्टर्स की लेंथ बराबर होगी और उनमें अंतर आने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि
इस ट्राइंगल में लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है। अंडरस्टैंड दैट ड्यू टू लेफ्ट राइट सिमेट्री इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देयर इज नो रीजन फॉर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स टू बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। सेम आर्गूमेंट हम कहेंगे, सेम इंट्यूटिवली कह सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। सिमिलरली इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देयर इज नो रीजन फॉर ऑल्टीट्यूड्स ऑन इक्वल साइड्स टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 98 याद कीजिए, इसमें हमने यही प्रूफ किया था, पलट के देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज थी पेज नंबर 98 में, हमने ये प्रूफ किया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड्स पे डाले गए ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ बराबर होती है। ऑल्टीट्यूड मतलब किसी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो जो बेस वर्टिसेस होते हैं उनसे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं इक्वल साइड्स पे, उनकी लेंथ बराबर होती है। और दिस कैन बी कंक्लूसिवली claimed purely on the basis of symmetry. Similarly, in an isosceles triangle, there is no reason for altitudes on equal sides or to be of unequal length. ये symmetry वाला argument है। Similarly, for the medians, median अर्थात माध्यिका, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है माध्यिका या median। तो similarly, due to logic of symmetry, there is no reason for medians of equal sides to be of unequal length. एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 97 में इसको भी किया गया है। तो ये न्यूएंसेस हैं जो हमको अपनी टेक्स्ट बुक से और जो ज्ञान निचोड़ना है उसको निचोड़ा जा रहा है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये किताब ज्ञान का सागर है, इसको जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आप और ज़्यादा सीखेंगे। तो पे राप्ट अटेंशन। सिमिलरली इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देयर इज नो रीजन फॉर मीडियंस ऑफ इक्वल साइड्स टू बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। एग्जाम्पल 5 और यहाँ पे क्वेश्चन 3। अच्छा, ये जो सिमेट्री वाला आर्गूमेंट है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, इसको कोई हल्के में चीज़ मत लीजिएगा। दिस आर्गूमेंट इज नो लेस स्ट्रॉन्गर दैन द कन्वेंशनल रिगरस प्रूफ। एक बार अगर आपने सिमेट्री क्लेम कर दी किसी चीज़ में, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं विदाउट रिगरस प्रूफ कि ये दो चीज़ें बराबर होंगी, ये दो साइड्स बराबर होंगी, या एक के ऊपर एक बैठ रहा है तो एंगल्स बराबर होंगे, डायमेंशन बराबर होंगे। दिस सिमेट्री आर्गूमेंट इज नो लेस स्ट्रॉन्गर दैन द कन्वेंशनल रिगरस प्रूफ। ओके, एक्सटेंशन। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप कह सकते हैं इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसके एंगल्स की वैल्यू होती है 60 डिग्री ईच। ये हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, शायद एक्सरसाइज 7.3 में था। एक्सटेंशन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्यू टू एन ऑल राउंड सिमेट्री दैट इज मैक्सिमम सिमेट्री फॉर अ ट्राइंगल, इट कैन बी सेफली क्लेम्ड दैट ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा देखिए, आइसोसेलेस में केवल 2 बराबर हो रहे थे, इक्विलेटर में तीनों बराबर हो जाएंगे। ऑल 3 मीडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल 3 ऑल्टीट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसको आप पेपर क्राफ्ट से करके देखें। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तीनों वर्टिसेस पे वहाँ से आइसोसेलेस ट्राइंगल नज़र आते हैं। तो एक्चुअली वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का ही हायर वर्जन है, एसेंशियली आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है ऑन ऑल 3 वर्टिसेस। तो वही जो अभी हमने ऊपर आर्गूमेंट किया आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए कि भाई इसकी सम्मुख बराबर साइड्स के एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और ऑल्टीट्यूड बराबर होते हैं। तो अब इक्विलेटरल में सभी बराबर हो गया, तो ऑल राउंड सिमेट्री हो गई है। एंगल बाइसेक्टर तीनों बराबर होंगे, मीडियन बराबर होंगे और ऑल्टीट्यूड्स भी बराबर होंगे। ओके, एंड ऑफ क्लास। थोड़े से इसमें नए कंसेप्ट समझाए गए थे। सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको फील कीजिए, पेपर क्राफ्ट से कीजिए। आप में से किसी को अगर वो ओरिगैमी का शौक़ है तो वहाँ भी आप सिमेट्री की चीज़ें देख सकते हैं करके। और हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करने के लिए समय होता है, कीजिए। स्कूल में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में समरी एंड DIY का पार्ट 2 लेंगे। अब क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी छोटी होती जाएगी और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि टॉपिक थोड़े से डिफ़िकल्टी वाले आ रहे हैं, एप्लीकेशन वाले आ रहे हैं और धीरे धीरे समझना ज़रूरी है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट सिमेट्री और SSS का प्रूफ देखा। ठीक है, ये क्लास यहाँ ख़त्म होता है, अगला क्लास करेंगे पार्ट 2। थैंक यू।